हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में आरसीसी के आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में क्लॉज वाइज कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो केयरफुली मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। और ये इस सीरीज का पार्ट 20 वीडियो है, एंड जो पुराने वीडियोज हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। सो क्लॉज नंबर 14 है, इट इज रिगार्डिंग द कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस क्या है? मीन्स जो हमारी अगर कंक्रीट को आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में कंक्रीटिंग करनी है तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, जो कि हमारे आईएएस 7861 पार्ट 1 और 7861 पार्ट 2 में दी हुई है। ये आपको कोड नंबर याद रखना है। ये एग्जाम्स में जो हमारे जेई लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, और एई असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये कोड नंबर आपको ध्यान रखना है। जो 7861 कोड नंबर है, दैट इज रिगार्डिंग द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग में जब आपको कंक्रीटिंग करनी है तो आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो इस कोड में दी हुई है। और जो पार्ट 2 वीडियो है वो हमारा रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, जो हमारा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग है उसमें हमें क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो इस कोड में दी हुई है। जो सेकंड स्पेशल कंडीशन हमारी आती है अंडर वाटर कंक्रीटिंग, जब हमें कंक्रीट को पानी के अंदर कंक्रीट करनी है तो क्या हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो इस क्लॉज में आईएएस 456 ने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले कि जो भी हमारा साइट पे जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग हम कर रहे हैं, तो जो भी मेथड्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो हमें यूज करना है कंक्रीटिंग के लिए, जो हमारे मटेरियल्स हैं और जो हमारी मिक्स की प्रोपोर्शंस हैं, प्रोपोर्शंस का मतलब मीन्स हमारी जो मिक्स डिजाइन है उसका प्रॉपर हमें इंजीनियर इंचार्ज जो है वहां से अप्रूवल लेना है, उसके बाद ही हमें काम स्टार्ट करना है। तो ये हमारी एक जनरल गाइडलाइन है। फिर उसके बाद आते हैं कि जब हम अंडर वाटर कंक्रीट कर रहे हैं तो वहां पर हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं विच इज नोन एज कॉफर डैम। कॉफर डैम जो होते हैं हमारे स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये टिम्बर के भी हो सकते हैं, एंड जनरली आजकल जो यूज होते हैं वो माइल्ड स्टील और स्ट्रक्चरल स्टील हम यूज कर रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स में, जो कि हमारे सॉयल आर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो दे शैल बी डिजाइन वाटर टाइट। वाटर टाइट इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि जब हमें कोई भी रिवर या सी के अंदर कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है या कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें एक वर्किंग एरिया क्रिएट करना होता है। दिस इज द वर्किंग एरिया। और इसने में हमने क्या किया, जो हमारा एडजॉइनिंग वाटर एरिया है और हमारा जो डिपोजिशन है अर्थ का, उसको हमने आइसोलेट किया है सो दैट यहाँ पर हम प्रॉपरली काम कर पाएं, हम अपना वर्किंग स्पेस क्रिएट कर पाएं, जहां पर हम फर्दर अगर हमें ब्रिज का पियर कंस्ट्रक्ट करना है तो इसके अंदर हम कंक्रीटिंग फर्दर करेंगे। तो हमारा आईएएस 456 कहता है कि आपको इतना वाटर टाइट करना है कि जो बाहर से पानी रिटेन कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारी 3 मीटर पर मिनट से किसी भी स्टेज में ज्यादा ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारी जब ड्यूरिंग दी प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट हमारी जो इनग्रेस ऑफ वाटर है वो ना हो। तो कॉफर डैम्स हमारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वाटर टाइट हमें डिजाइन करने हैं, एंड दे शैल बी सफिशिएंटली टाइट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मोर्टार थ्रू द वॉल्स। मीन्स जब कंक्रीट को हम पोर कर रहे हैं तो देयर शुड बी नॉट बी लॉस ऑफ मोर्टार, जो भी हमारा मोर्टार यानी सीमेंट स्लरी है वो हमारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। और जो भी जब हमने इसको एडजॉइनिंग एरिया से आइसोलेट कर लिया है तो हमें जो भी पानी हमारा इस स्ट्रक्चर के अंदर रह जा रहा है उसको हमें डी वाटर करना है। तो डी वाटरिंग के लिए हमारे कोड ने रिस्ट्रिक्शंस ये दिए हैं कि जब आप कंक्रीट की पंपिंग कर रहे हो तब आपको कोई भी डी वाटरिंग नहीं करनी है, और उसके 24 घंटे बाद तक, बिकॉज इस पीरियड में हमारी कंक्रीट की सेटिंग हो जाएगी और हमारी 10 घंटे हमारी फाइनल सेटिंग टाइम होती है। 10 घंटे बाद हमारी सेटिंग हो जाएगी और कंक्रीट हमारा सफिशिएंट हार्डनेस गेन कर लेगा सो दैट देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ जो हमारी स्लरी है, लेटेंस फॉर्मेशन है, इसके चांसेस खत्म हो जाएंगे और हमारा कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ रिडक्शन के चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर हम कंक्रीट की पंपिंग करते हैं इस दौरान। तो हमारे कोड ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपको पंपिंग के दौरान और उसके 24 घंटे तक, कंक्रीट के प्लेसमेंट के 24 घंटे बाद तक हमें कोई डिवाटरिंग नहीं करनी है कॉफर डैम के एरिया से। तो आपका ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी गाइडलाइन ये आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारा है कंक्रीट कास्ट अंडर वाटर शेड नॉट फॉल फ्रीली थ्रू द वाटर। मीन्स हमें फ्रीली फॉल नहीं करना है, अदरवाइज हमारा सिग्रीगेशन हो जाएगा कंक्रीट का और लीचिंग हो जाएगी, जिसके बारे में पुराने वीडियोज में डिटेल में बात कर चुका हूं। और कंक्रीट शैल बी डिपॉजिटेड कॉन्टिन्यूअसली अंटिल इट इज ब्रॉट टू द रिक्वायर्ड हाइट। मीन्स कंक्रीट को जब हम प्लेस कर रहे हैं तो एक सफिशिएंट हाइट तक ही हमें उसको प्लेस कर देना है, अदरवाइज अगर हम ज्यादा हाइट रखेंगे तो कंक्रीट के गिरने पर वो सिग्रीगेट हो जाएगा। तो while depositing the top surface shall be kept as nearly level as possible। मीन्स जहां पर हमें कंक्रीट को प्लेस करना है
हमारा जो एग्जिट एरिया है, एग्जिट लोकेशन है, वो हमारी जस्ट उसी लेवल पर होनी चाहिए, तो हमारी कंक्रीट का प्लेसमेंट अच्छा होगा विदाउट एनी सेग्रीगेशन। तो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कंक्रीटिंग बिलो द वाटर। तो मेथड्स ऑफ अंडर वाटर कंक्रीटिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे जो मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे स्टेट पीएससी ईएससी मेंस के मेंस एग्जाम होने वाले हैं, जो लोग मेंस का एग्जाम लिखने वाले हैं, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे 1 by 1 आइटम डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला हमारा जो आइटम है दैट इज ट्रेमी कंक्रीट। ट्रेमी का मतलब ये है कि हमारा ये एक तरीके का फनल शेप्ड पाइप होता है जो कि जनरली स्टील का होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम कंक्रीट को अंडर वाटर प्लेसमेंट करते हैं। तो ये अभी तक का हमारा बेस्ट सूटेड मेथड है जो कि हमें यूज कर सकते हैं कंक्रीट प्लेसमेंट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि इट इज द बेस्ट मेथड। एंड जनरली जो हमारा पाइप यूज कर रहे हैं, दिस इज द पाइप विच इज यूज्ड फॉर प्लेसमेंट ऑफ द कंक्रीट, विच इज फ्लैंज्ड स्टील पाइप। तो इस वाले पैरा में हमारी कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि जब हम ट्रेमी मेथड से कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं तो हमें क्या फॉलो करना है। जैसे ये हमारा जो एरिया दिख रहा है, दिस एरिया इज कॉफर डैम एरिया, जिसमें हमने एडजॉइनिंग एरिया से आइसोलेट किया हुआ है। और हो सकता है हमारा कुछ पानी आ गया हो, तो अंडर वाटर जब कंक्रीट करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पे जो ये आपको पाइप दिख रहा है स्टील का, दिस इज अ ट्रेमी पाइप। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि जो इसका डायमीटर है शुड नॉट बी लेस देन 250 mm, मीन्स मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील का जो डायमीटर है फुल फ्लो के लिए, कॉन्टिन्यूस फ्लो के लिए हमारा एटलीस्ट 250 mm की, सो दैट प्रॉपर क्लीनिंग भी हो जाए हमारी, और जो हमारे एडिक्वेट साइज की कंक्रीटिंग जब हम लार्ज एग्रीगेट्स यूज करें तो हमारा स्मूथली कंक्रीट हम प्लेस कर सकें। तो यहाँ पर उसकी मैं थोड़ी सी गाइडलाइन डिस्कस कर लेता हूँ। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंक्रीट यहाँ प्लेस कर रहे हैं उसका जो स्लम्प होना चाहिए वो हमारा 150 से 200 mm होना चाहिए, सो दैट हमारी जो फ्लोएबिलिटी है कंक्रीट की, वर्केबिलिटी है, वो सफिशिएंट हो कंक्रीट को प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि जो ट्रेमी मेथड है, पहला हमारा फर्स्ट मेथड है अंडर वाटर कंक्रीटिंग मेथड करने का, जिसमें कंक्रीट को हम प्लेस करते हैं थ्रू वर्टिकल पाइप्स। हमारे वर्टिकल पाइप्स हैं विच इज ऑलवेज इंसर्टेड सफिशिएंटली डीप इनटू द कंक्रीट। तो जो हम कंक्रीट प्लेस कर रहे हैं उसमें हमें सफिशिएंटली उनको डीप करके रखना है, ठीक है, जो कि हमने पहले पोर कर रखी है। तो हमारा ऑलवेज जो स्टील पाइप है सफिशिएंटली वो डेप्थ में हमारा डिप करके रखना है, जो कि हमारी सेट नहीं हुई है, हमने कंक्रीट जो पहले लिफ्ट में की थी। द कंक्रीट एमर्जिंग फ्रॉम द पाइप pushes the material that has already been placed to the side and upwards and thus does not come into direct contact with। इसका मतलब ये है कि सपोज आपका जो कंक्रीट आ रहा है ये हमारा प्रेशर से आ रहा है, तो आपने ये कोई कंक्रीट हमने पोर किया, दिस इज द कंक्रीट। तो हो क्या रहा है, ये कह रहा है कंक्रीट इतने प्रेशर से आ रहा है कि हमारा जो इनिशियल लेवल है कंक्रीट का, ये इनिशियल कंक्रीट है जो कि हमारी प्लास्टिक कंक्रीट है, प्रेशर से हमारा जो नया फ्रेश कंक्रीट है वो यहाँ पर पोर हो रहा है, और ये हमारा जो इनिशियल कंक्रीट किया था ये धीरे धीरे ऊपर हो जा रहा है। तो हमारे जो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ वाटर है वो हमारा जो इनिशियली हमने कंक्रीट किया था उसके कांटेक्ट में है। तो हमारी जो कंक्रीट फर्दर हम करते जा रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट पानी के नहीं आ रही। तो ये चीज़ हमें इंश्योर करना है, सफिशिएंट प्रेशर इंश्योर करना है, ठीक है, तो कि हमारा ये मैकेनिज्म हो कंक्रीट डिपोजिशन का जब हम कंक्रीट अंडर वाटर कर रहे हो। जब व्हेन कंक्रीट इज डिपॉजिटेड अंडर वाटर बाय मींस अ ट्रेमी, तो ट्रेमी जो हमारा ये पाइप है इसके टॉप सेक्शन जो होता है ये हमारा हॉपर होता है, उसके ऊपरी हिस्सा इसका हॉपर सेक्शन होगा। नॉर्मल जो नीचे पाइप है ये हमारे फ्लैंज सेक्शन है, स्टील का पाइप होगा हमारा, जिसमें टॉप सेक्शन ऑफ ट्रेमी शैल बी हॉपर, और उसकी जो कैपेसिटी वो इतना होनी चाहिए कि एक सिंगल हमारा बैच ऑफ मिक्स, जो भी हमने कंक्रीट का मिक्स तैयार किया है वो हम पूरा इस पे डाल सके, ठीक है। एट द एंटायर कॉन्टेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग बकेट इफ एनी, द ट्रेमी पाइप शैल नॉट बी लेस देन 200 mm इन डायमीटर। मीन्स यहाँ पे मैंने शायद 250 बता दिया था, आप उसको करेक्ट कर लो कि जो हमारा डायमीटर है यहाँ पर पाइप का वो हमारा मिनिमम जो होना चाहिए 200 mm होना चाहिए उसका डायमीटर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। And shall be large enough to allow a free flow of concrete and strong enough to withstand the external pressure।
तो जो भी हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि हमारा वाटर से हो सकता है, और एक इंटरनल प्रेशर भी होगा जो कंक्रीट जब फ्लो कर रही होगी इसके अंदर वो एक्सर्ट करेगी, तो सफिशिएंटली हमारा स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी जो कि ये सारे फोर्सेस झेल सके। ठीक है, इवन इफ द पार्शियल वैक्यूम डेवलप्ड इनसाइड द पाइप, उसकी वजह से जो हमारा फोर्सेस डेवलप होंगी उसको भी अकोमोडेट कर लेना चाहिए पाइप को। प्रेफरेबली जो हमारा सबसे प्रेफरेबल यूज करना है, फ्लैंज स्टील पाइप ऑफ एडुकेट स्ट्रेंथ फॉर द जॉब शुड बी यूज। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये, फ्लैंज स्टील पाइप आपको यूज करना है। अ सेपरेट लिफ्टिंग डिवाइस शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच ट्रेमी पाइप विद इट्स हॉपर एट द अपर एंड। हॉपर हमारा अपर एंड में रहेगा, और जब हमारी कंक्रीट प्लेस हो जाएगी ट्रेमी से तो हमारे पास एक सफिशिएंट लिफ्टिंग डिवाइस होनी चाहिए। जनरली वो लिफ्टिंग डिवाइस जो हम यूज करते हैं वो क्रेन यूज करते हैं। जब हमने कंक्रीट पोर कर ली, जो भी जिस भी डिजायर्ड लोकेशन में, हमारा क्रेन आएगा और इसको लिफ्ट करके हटा देगा। और जब हम कंक्रीट स्टार्ट करते हैं, कंक्रीटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें करना क्या है, इसमें कोड ये कहता है कि हमारा यहाँ पे एंड पे हमारा एक चेक वाल्व होगा जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ कंक्रीट इंश्योर करेगा। और जो अपर एंड होगा, इनिशियली जब हम कंक्रीट को स्टार्ट कर रहे हैं कंक्रीट पोर करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है विच इज कॉल्ड वेडिंग ऑफ गनी सैकिंग आर अदर अप्रूव्ड मटेरियल। ये है क्या चीज, जो आपने गनी बैग्स देखे होंगे, जो हमारे बोरे होते हैं जूट के, उन्हें हम गनी बैग्स बोलते हैं, उनके हम गट्ठर बना लेते हैं। अगर हम लेमैन भाषा में बात करें तो आपने देखा होगा कि जब कंक्रीट को हम पोर कर रहे हैं तो हम यहां पर एक गट्ठर बना लेंगे गनी बैग्स। और यहां पे वेडिंग का मतलब है कि सॉफ्ट थिक लेयर ऑफ फैब्रिक लेयर, जो मल्टीपल लेयर्स फॉर्म में हमने क्या किया, अपने गनी बैग्स को लपेट लिया, और यहां पर जो इसका साइज है उसमें हमने फोर्सफुली यहां पर प्लग कर दिया। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वो हमारा गनी बैग्स हो, ये कोई भी अदर अप्रूव्ड मटेरियल भी हो सकता है जो कि प्लग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद हम इस बैच जो भी मिक्सर होगा, मिक्सर से हम यहाँ पर कंक्रीट पोर कर देंगे। और उसके बाद जब हमारा पंप एक सफिशिएंट थ्रस्ट से हम कंक्रीट को फोर्सफुली विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पंप्स हम कंक्रीट को फोर्स करेंगे, तो पहली स्टेज में जब हमारा कंक्रीट का फ्लो होगा तो ये हमारा जो हमने गनी बैग यूज किया था लेयर्स में, वो हमारा इसको स्मूथ क्लीन कॉन्टिन्यूअस फ्लो इंश्योर करेगा कि जो भी हमारा इन्फ्रिंजमेंट होगा, जो भी हमारा इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, वो हमारा क्लियर हो जाएगा, सो दैट हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ कंक्रीट बना रहे जब तक हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं। तो बिफोर डिलीवरिंग द कंक्रीट टू द ट्रेमी पाइप थ्रू द हॉपर, so that when the concrete is forced down from the hopper to the pipe, यहाँ पर हम फोर्स कर रहे हैं कंक्रीट को, it will force the plug जो हमने प्लगिंग की and along it with it any water in the pipe down the pipe and out of the bottom end, thus establishing a continuous stream of concrete। तो ये हमारा ध्यान रखना है कि हम ये प्लगिंग क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारा ऑब्स्टिकल है पाइप में, स्टील के पाइप में, वो हमारा क्लियर हो जाए, और फर्दर जो हम कंटिन्यूअस कंक्रीटिंग कर रहे हैं वो हमारी उसमें कोई भी रुकावट ना हो। It will be necessary to raise slowly the tremie in order to cause a uniform flow of concrete। इसमें जब हमारी कंक्रीट खत्म होने वाली होगी तो हम अपने ट्रेमी पाइप को धीरे धीरे स्लोली रेट से ग्रेजुअली लिफ्ट करेंगे विद सम लिफ्टिंग डिवाइस, जो कि जनरली हम क्रेन यूज करते हैं। बट द ट्रेमी शैल नॉट बी एम्पटीड सो दैट वाटर एंटर्स द पाइप at all times after placing of concrete is started and until all the concrete is placed, the lower end of tremie pipe shall be बिलो द टॉप सरफेस ऑफ द प्लास्टिक कंक्रीट। ये जब भी कंक्रीट हम प्लेस कर रहे हैं तो ये आपको इंश्योर करना है किसी भी स्टेज में हमारा जो पाइप का बॉटम है वो हमारे टॉप सरफेस से नीचे रहे। इट मीन्स अगर ये हमारा इनिशियल सरफेस ऑफ कंक्रीट था तो ये हमारा जो पाइप है ये हमेशा इसके बॉटम के नीचे रहना चाहिए, सो दैट कि जब हमारा कंक्रीट प्रेशर से निकल रहा है तो ये हमेशा प्लास्टिक कंक्रीट के नीचे रहेगी और हमारा जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर है वो अवॉइड रहेगा। ठीक है, दिस विल कॉज द कंक्रीट टू बिल्ट अप from below inside of flowing out of over the surface and thus avoid formation of lattice layers, जिससे कि हमारा जो फाइन स्लरी है या फाइन पार्टिकल्स हैं वो हमारे हटने से बच जाएंगे, अदरवाइज वो हमारे वाटर के कांटेक्ट से एब्रेसिव एक्शन से वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्लो पैटर्न दिखाया हुआ है कि बल्ज्ड फ्लो पैटर्न, कंक्रीट इज हाईली फ्लोएबल, मीन्स बहुत ज़्यादा उसकी स्लम्प वैल्यू होगी, जनरली 150 या 200 के ऊपर हो जाएगी। न्यूली प्लेस्ड कंक्रीट पुशेस प्रीवियसली प्लेस्ड साइडवेज, मीन्स जो पहले से हमने प्लेस की है उसमें कंक्रीट उसको साइड में पुश करेगी, फॉर्मिंग अ सक्सेसिव सीरीज ऑफ बल्जेस। तो इस तरह का हमारा कुछ फ्लो बनेगा जब हमारी कंक्रीट की फ्लोएबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी।
और जब हमारी लेस फ्लेवेबल कंक्रीट होगी तो इसमें क्या होगा, न्यूली प्लेस्ड कंक्रीट फ्लोज अपवर्ड्स, जो नया प्लेस कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ जाएगी, एंड ओवर द टॉप ऑफ प्रीवियसली प्लेस्ड कंक्रीट विच इज डेंजरस। और होगा क्या कि ये ऊपर जाएगी प्रेशर से, और जो हमारी न्यूली प्लेस्ड कंक्रीट है, जो हमने इनिशियली कंक्रीट प्लेस की थी, उसके ये ऊपर चली जाएगी, विच इज डेंजरस, बिकॉज वो हमारा जो स्लरी होगा, लेटेंस होगा, सीमेंट होगा, वो हमारा वाटर के एक्शन, एक्सटर्नल फोर्सेस के एक्ट में वो बाहर हो जाएगा, और कंक्रीट की लेटेंस के फॉर्म में हमारी वो स्ट्रेंथ लॉस रिडक्शन हो जाएगा। इस वजह से हम जो प्रेफर करते हैं, दिस बल्ज फ्लो पैटर्न हम प्रेफर करते हैं, जहां पर हमें जो फ्लोएबिलिटी है वो जनरली 150 से 200 तक बना के रखनी है कंक्रीट की स्लम्प की, सो दैट ये वाला फ्लो पैटर्न रहे और हमारा प्लास्टिक कंक्रीट की इनिशियल लेयर जो थी वो बनी रहे। ठीक है, उसके बाद thus the formation of latence layers, and if the charge in the tremie is lost while depositing, charge means जो concrete हम pour कर रहे हैं, the tremie shall be raised above the concrete surface and unless sealed by a check wall, उसके बाद हम निकालेंगे और check wall से सील कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जब दूसरी जगह उसको यूज करेंगे तो वापस से हमें रीप्लगिंग करनी है एट द टॉप एंड एज एट द बिगनिंग में, जैसे हमने किया था बिफोर रिफिलिंग और डिपॉजिटिंग द कंक्रीट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है दूसरा तरीका, ये है कंक्रीट को अंडर वाटर प्लेस करने का, कि हम पंप्स का यूज करें। जनरली हमारे स्क्वीज पंप यूज करते हैं जिसमें हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हम पंप्स को माउंट कर लेते हैं एक ट्रक में, एंड वी ले दी हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन एंड कनेक्ट देम विद द वर्टिकल पाइपलाइन। ठीक है, तो ये जनरली स्क्वीज पंप जो होते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग एक्शन पे काम करते हैं, जिस एक्शन पे रेसिप्रोकेटिंग पंप्स काम करते हैं। ठीक है, तो हम वी कैन यूज डायरेक्टली द पंप्स फॉर प्लेसिंग द कंक्रीट। इसमें लिखा हुआ है कि एज इन द केस ऑफ ट्रेमी मेथड, द वर्टिकल एंड पीस ऑफ द पाइपलाइन इज ऑलवेज इंसर्टेड सफिशिएंटली डीप इनटू द प्रीवियसली कास्ट कंक्रीट एंड शुड नॉट मूव टू द साइड ड्यूरिंग द पंपिंग। ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड मेथड है जिससे हम कंक्रीट को प्लेस कर सकते हैं, दैट इज ड्रॉप बॉटम बकेट। ड्रॉप बॉटम बकेट का मतलब ये है, दीज आर द बॉटम डंप बकेट्स। यहाँ पे इमेजेस में मैंने दिखाया हुआ है। इसमें है क्या, एक तरीके की बकेट है जो ऊपर से हमारी कैनवास कवर से सील्ड है, और इसमें नीचे वाला जो कवर है ये हॉपर अरेंजमेंट है, जो कि हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ खुलता है। तो करते क्या है, हम कंक्रीट को पहले इसमें फिल कर लेते हैं इनिशियली, और विद द हेल्प ऑफ सम लिफ्टिंग एंड डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ जनरली हमारा क्रेन होगा, और यहाँ पर हम अपना क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे इस ड्रॉप बॉटम बकेट को, और जिस भी लोकेशन पे, सपोज ये हमारा वाटर लेवल है और यहाँ पे हमें कंक्रीट प्लेस करना है, तो इसको इसके लेवल पर ले जाएंगे, और हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्शन से ये हमारे जो नीचे बकेट्स होते हैं ये खुलते हैं और कंक्रीट पोर हो जाएगी हमारी डिजायर्ड लोकेशन पे। तो यहाँ पर यही चीज एक्सप्लेन किया है कि जो टॉप ऑफ बकेट है शैल बी कवर्ड विद द कैनवास फ्लैप, सो दैट जब कंक्रीट को प्लेस कर रहे हो तो जो हमारा लेटेंस के फॉर्म में हमारा सीमेंट स्लरी और फाइन पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं वो हमारे प्रिवेंटेड रहें। सील करने के लिए हम ऊपर से कैनवास फ्लैप लगाते हैं। द बॉटम डोर शैल ओपन फ्रीली, ये हमें इंश्योर करना है कि हमारी जो यहाँ पर हिंजेस लगी होंगी जिस पर हमारा हॉपर मूव कर रहा है, ये हमारा यूनिफॉर्मली प्रॉपरली ऑयल एंड ग्रीसिंग हो, सो दैट वो हमारा फंसे ना जब हमारा ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। द बकेट शैल बी फिल्ड कंप्लीटली एंड लोवर्ड स्लोली टू अवॉइड बैक वॉश। ठीक है, ये जो आपका प्रोसेस है लोअरिंग डाउन करने का, ये हमारा प्रॉपर होना चाहिए, स्लोली होना चाहिए। द बॉटम डोर शैल नॉट बी ओपन अंटिल द bucket rest on the surface upon the concrete is to be deposited, and when the discharge shall be withdrawn slowly until well above the concrete। तो प्रॉपरली आपको इस जगह पोजीशन पे होल्ड करना है एंड कंक्रीट को पोर करने के बाद धीरे से आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने दिखाया कि कंक्रीट को कैसे डंप बकेट से ओपन करके गिराया जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हम कम प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसमें होता क्या है, हमारा सर्टेन अमाउंट ऑफ सीमेंट इज वॉश्ड आउट। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को थोड़ा हम कम प्रेफर करते हैं। उसके बाद चौथा मेथड है हमारा कि विद द हेल्प ऑफ जूट बैग्स हम कंक्रीट को डिजायर्ड लोकेशन में प्लेस कर सकते हैं। करते क्या है, बैग्स की जनरली कैपेसिटी हमारी 0.028 मीटर क्यूब होती है। कैपेसिटी ऑफ जूट और अदर कोर्स क्लॉथ शैल बी फिल्ड विथ 2/3 ऑफ फुल ऑफ कंक्रीट, मतलब उसकी 2/3 कैपेसिटी पे हम कंक्रीट को फुल कर लेंगे। मीन्स अगर ये हमारा बैग है इसकी 2/3 कैपेसिटी पे हम कंक्रीट इसमें फिल कर लेंगे। द स्पेयर एंड टर्न अंडर सो दैट बैग इज स्क्वायर एंडेड
सिक्योरली टाइट, इसको प्रॉपरली हम बांध लेंगे, सिक्योरली टाइट कर लेंगे. दे शैल बी प्लेस्ड केयरफुली इन हेडर एंड स्ट्रेचर कोर्स सो दैट होल मास इज इंटरलॉक्ड. और इन बोरियों में भरा हुआ इसको हम हेडर और स्ट्रेचर के फॉर्म में ऐसे इन बोरियों को लगा देंगे. तो ये हमारा एक तरीके का जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए डिजायर्ड शेप में हमें मिल जाएगा. द बैग्स यूज फॉर दिस पर्पज शैल बी फ्री फ्रॉम डेलेट्रियस मटेरियल. जो भी हम बैग यूज कर रहे हैं जूट के या अगर सीमेंट बैग यूज कर रहे हैं जो कि सफिशिएंटली कोर्स है, वो हमारा उसमें कोई भी हार्मफुल मटेरियल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसकी जो क्वालिटी होगी हमारी कंक्रीट की वो हमारी डिग्रेड हो जाएगी. और एक और हमारा लास्ट मेथड है ग्राउटिंग मेथड ऑफ पोरिंग द कंक्रीट बिलो दी वाटर. इसमें करते क्या है, यहाँ पर मैंने एक फोटो से दिखाया हुआ है. सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कैविटी बनाई जिस भी लोकेशन पे, सपोज दिस इज द वाटर लेवल, यहाँ पर हमें इसके बिलो कंक्रीट करनी थी. हमने पूरा एक कैविटी बना ली जिस भी एरिया में हमें कंक्रीट करना था. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने एक स्टील का केज डाल दिया. केज मीन्स हमारा रेनफोर्स्ड मेस और सफिशिएंटली साइज का एक केज बनाया रेनफोर्समेंट करके, वो डाल दिया. और उसके बाद हमने ग्राउटिंग से उसको कंक्रीट कर दिया. तो दिस इज द प्रोसेस कि कैसे हम कंक्रीट कर रहे हैं. तो इसमें केज बनाते हैं सबसे पहले, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ये सीरीज ऑफ राउंड केजेस, केजेस मीन्स जाल, मेड फ्रॉम 50 mm mesh ऑफ 60 mm स्टील. मीन्स 60 मेश साइज जो है हमारा, ये हमारा 50 mm है. और जो हमारे वायर्स यूज कर रहे हैं हम इसमें, इन वायर्स का साइज जो है स्टील की, वो हमारा 6 mm होना चाहिए. एक्सटेंडिंग ओवर द फुल हाइट टू बी कंक्रीटेड. और पूरी डेप्थ में हमारा थ्रू आउट वो केज एक्सटेंड होगा जहां पर हमें कंक्रीटिंग करनी है. और उसको वर्टिकली लेट डाउन करेंगे ओवर द एरिया टू बी कंक्रीटेड, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द केजेस एंड ऑल्सो द फेसेस ऑफ द कंक्रीट शैल नॉट एक्सीड 1 मीटर. मीन्स जिस एरिया में आप कंक्रीट कर रहे हो, इनके बीच की जो दूरी है हमारी, ये 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है. और स्टोन एग्रीगेट्स ऑफ नॉट लेस देन 50 mm और नॉट मोर देन 200 mm. करते क्या है, जब हमने ये केज डाल दिया तो हम एक्चुअल में इससे ज़्यादा एक्सकवेशन कर लेते हैं और इसके केज के बाहर हम कुछ स्टोन एग्रीगेट्स फिल करते हैं जिसका साइज जो होता है 50 mm से ग्रेटर होता है और जनरली लेस देन 200 mm. उनका पर्पस ये होता है कि ये एक्सटर्नल सपोर्ट इसको देते हैं, सो दैट हमारा जब पोर कर रहे हो कंक्रीट, तो ये हमारा जो केज है should not disturb, there should be they are provided to prevent displacement of the cages. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों हम फिल करते हैं कि सफिशिएंट एक लेटरल सपोर्ट हमें मिला रहे केज को, कि जब कंक्रीट को प्लेस करें तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द केजेस. तो इस तरह हमने सबसे पहले केज बना लेते हैं एक मैक्सिमम 1 मीटर दूरी पर जिस भी पर्टिकुलर एरिया में कंक्रीटिंग करने. उसके बाद हम क्या करते हैं, सीमेंट सैंड 1:2 रेशियो में, और जिसे हम ग्राउट बोलते हैं, जिसका वाटर सीमेंट रेशियो जो होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0.6 एंड लेस देन 0.8 होना चाहिए. एंड वी यूज द मैकेनिकल मिक्सर का यूज करेंगे और उसको विद द हेल्प ऑफ पाइप्स जिनका साइज जो है हमारा 38 से 50 mm होता है. जो पाइप्स जो हम गनेटिंग के लिए ग्राउटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनका पाइप्स का डायमीटर हमारा 38 से 50 mm मैक्सिमम हो सकता है, बिकॉज सफिशिएंट प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू पोर द कंक्रीट डाउन द केज. ठीक है. और जहां पे हमारा जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो हमारा 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर है. ठीक है. और जब हम कंक्रीट को स्टील ग्राउट को यानी सीमेंट सैंड को हम पोर कर रहे हैं, मतलब इससे पाइप से, तो हमेशा जब भी पोर करेंगे तो जो हमारा पाइप है स्टील केज में टर्मिनेट होगा. डायमीटर पाइप्स टर्मिनेटिंग इनटू स्टील केजेस about 50 mm above the bottom of concrete. ठीक है. As the grouting proceeds, the pipe shall be raised gradually up to height of not more than 6000 mm above its starting level, after which it may be withdrawn and placed into the next cage. Means 6 मीटर तक हम लगातार ग्राउटिंग कर सकते हैं अगर हमें एक केज में करनी है पर्टिकुलरली. तो ग्राउट करने के बाद हम सेम प्रोसीजर दूसरे केज में जहां पर हमने किया हुआ केज बनाया हुआ वहां पे कर सकते हैं. और जब कंप्लीट एरिया को हम ग्राउट कर रहे हैं for a height of 600 mm, the same operation shall be repeated if necessary for the next layer of 600 mm. तो जो भी हमारा ग्राउट हमें नीचे सेंड आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि द अमाउंट ऑफ ग्राउट टू बी सेंट डाउन शैल बी सफिशिएंटली टू फिल ऑल द वाइड्स. जो भी हमारी वाइड्स हैं सफिशिएंटली फिल करना है हमें ग्राउट से. और ये ध्यान रखना है कि assumed ascertained as
55% ऑफ द वॉल्यूम टू बी कंक्रीटेड, और ये माना जाता है कि जो हमारी वॉइड्स हैं लगभग वो हमारी कंक्रीट की टोटल वॉल्यूम जो हमें करनी है उसमें 50% है। टू मिनिमाइज द फॉर्मुलेशन ऑफ लेटेंस, लेटेंस फॉर्मेशन मीन्स जो स्लरी है और फाइन पार्टिकल्स जब कंक्रीट कर रहे हैं प्रेशर से तो उसके सरफेस पे हमारा लेटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये तब होता है जनरली जब हमारा डिस्टर्बेंस होता है, क्रिएट होता है, तो उस डिस्टर्बेंस को बचाते हुए हमें लेटेंस फॉर्मेशन अवॉइड करना है एज पॉसिबल। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने लेटेंस फॉर्मेशन का दिखाया हुआ है कि सरफेस पे कुछ इस तरह हमारे इंडिकेशंस मिलते हैं, या फाइन पार्टिकल्स आप देख रहे हैं हमारे ऊपर ही दिख रहे हैं, और सीमेंट स्लरी हमारी टॉप पर दिख रही है। तो दिस हैज़ टू बी अवॉइडेड बाय मिनिमल डिस्टर्बेंस ऑफ द केज। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के फर्दर वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।